मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए पुनः भूगोल विषय से, ज्योग्राफी विषय से एक अन्य चैप्टर का लाजवाब लेक्चर श्रृंखला लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। और इस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, लेक्चर दूंगा, वो इंटरेक्टिव फॉर्मेट में दूंगा और बीच बीच में प्रश्न भी पूछूंगा और आपसे जवाब मुझे चाहिए। आप कितना ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ये मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल ही इंटरेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ाने का इसका आनंद लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको आग्रह ये करूंगा कि अब तक यदि आपने मेरा YouTube चैनल सुनील जी खाटी बिहारी को सब्सक्राइब ना किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं लगेगा। अपने मित्रों में शेयर करो, बांटो बांटो और बताओ और अच्छा अंक लाओ, यही मेरा है, अपनी हार्दिक इच्छा है। तो जल संसाधन की शुरुआत मैं करता हूं कि पृथ्वी पर 3/4 भाग, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ही आच्छादित है, ढका हुआ है। लेकिन इसमें अधिकांश भाग लवणीय है। लवणीय, जैसे कि मैं आपको संक्षेप में यह बतला देता हूं कि पृथ्वी पर जल बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप जब अंतरिक्ष से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे तो पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर अधिकांश जल जो महासागर में है, समुद्र में है, और लवणीय जल, इसकी मात्रा कुल समस्त जल के 96.5%। कितना जल्दी बोल सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा। पहला ऑब्जेक्टिव का प्रश्न, पूरे पृथ्वी पर का जल का 96.5%, 96.5% लवणीय जल है। और मीठा जल 2.5% के लगभग है, 2.5%। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये मीठा जल या लवणीय जल किसको कहते हैं। तो लवणीय जल हम लोग इसलिए उसको कहते हैं कि उसमें नमक का अंश ज्यादा रहता है और इसको हम पी नहीं सकते। यदि पिएंगे तो हमारा लीवर, किडनी ये खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। और मीठा जल हम पी भी सकते हैं, इससे कपड़ा अच्छा ढंग से साफ होता है। लवणीय जल से कपड़ा साफ भी नहीं होता है। तो ये है। अब हम लोग जल के स्रोत के बारे में जानना चाहते हैं। तो जल के स्रोत, तो मैं पुनः आपसे जरा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं कि मीठा जल का मात्रा लगभग कितना है पृथ्वी पर। तो 2.5% के लगभग मीठा जल है। अब यहां पर जल के स्रोत 4 हैं। पहला भूपृष्ठीय जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय जल, चौथा महासागरीय जल। भूपृष्ठीय जल, क्षमा चाहूंगा, भूपृष्ठीय जल जो भू के पृष्ठ पर उपलब्ध रहता है। तो जल संग्रहण केंद्र में जैसे आप देखिएगा कि झील हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, तलैया हुआ, यहां पर जो आपको जल मिलेंगे इसको हम लोग भूपृष्ठीय जल कहते हैं, कि भूमि के पृष्ठ पर उपलब्ध जल। अब यहां भूपृष्ठीय जल का 20% भाग वाष्पित होकर के वायुमंडल में पहुंचता है। कितना प्रतिशत भाग सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, जल्दी जवाब दे। 20%। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब भूमिगत जल के बारे में जानते हैं, जो भूमि के अंदर जो जल संरक्षित रहता है उसको हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। ये जैसे भूमि के धरातल पर महीन महीन छिद्र हैं और उस छिद्र से जल रिस करके और कठोर शैलीय आवरण के बीच में स्थित हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, उसको भूमिगत जल कहते हैं। उसी को हम चापाकल से निकालते हैं, बोर्डिंग से निकालते हैं। अब जल संसाधन का वितरण के बारे में जाने कि इसकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए, पृथ्वी को जैसे हम जानते हैं कि विषुवत क्षेत्र के दक्षिण तरफ जिसको कहते हैं उसको दक्षिण गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत क्षेत्र के उत्तर की ओर जो है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको जलीय गोलार्ध कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है तो इसको हम स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। जल्दी बोल, जलीय गोलार्ध किसको कहते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध को। और स्थलीय गोलार्ध किसको कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध को। बिल्कुल सही जवाब तुमने दिया, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। चलो भैया, अब भारत में संपूर्ण विश्व की कुल आबादी का लगभग 16% आबादी आपके पुस्तक के मुताबिक, लेकिन वर्तमान डेटाज के अनुसार देखिएगा 17.5% आबादी भारत में इसमें है।
तो यदि पूछेगा जब भारत में कितने प्रतिशत आबादी, तो ध्यान रखिएगा कि यदि 16 लिखा है तो वो भी सही होगा, नहीं 17.5 लिखा है तो वो भी सही होगा। कोई एक ही डाटा आपको देगा, 16 देगा 17.5 नहीं देगा, 17.5 देगा तो आपको 16 नहीं देगा। लेकिन स्वच्छ जल में मात्र 4% ही जल, स्वच्छ जल भारत में पीने लायक है। तो अब समझिए कि जनसंख्या ज्यादा और पीने के लिए जल कम। अब आइए, प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से भारत को मिलता है। 1869 घन किलोमीटर जिसको हम लोग कहते हैं वो भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। और कुल भूपृष्ठीय जल का 2/3 भाग 3 बड़ी बड़ी नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इससे प्रवाहित होकर के हमको मिलता है। अब विश्व की 10 बड़ी नदियों में लीजिएगा तो ब्रह्मपुत्र का क्या स्थान है? 8वां विश्व की सबसे बड़ी नदी है। गंगा 10वीं सबसे बड़ी नदी है। जरा सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र कैमी सबसे बड़ी नदी है विश्व की? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। हाँ बिल्कुल 8वीं। और गंगा कैमी बड़ी नदी है? तो 10वीं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब देश के अंदर भी भूमिगत जल का वितरण असमान है। पंजाब से आप चले आइएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आप चले आइए, ब्रह्मपुत्र के मैदान तक आइए तो वहां पर आपको, चूंकि हिमालय से बहुत सारी नदियां आती हैं, वहां से निकल के जाती हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा जल की मात्रा। देश का 42% जल, कितना? 42% का जल इन्हीं सब क्षेत्रों में है। जबकि 19% जल सिर्फ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग कितना प्रतिशत जल है? 19%। 19%। अब महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, जल की मात्रा अच्छी है। लेकिन अन्य प्रदेश में इसकी स्थिति खराब है, राजस्थान में बहुत स्थिति खराब है। 1951 में 1951 स्वतंत्रता के बाद जो ढंग से इसमें प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता थी 5177 घन मीटर। 5177 याद रखना, 5177। 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंच गया। और 2025 में मात्र 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गया। अब समझ सकते हैं कि 2025 जो आने वाला है या आने वाले दिनों में जल के लिए युद्ध तक होगा, जल के लिए मार तक होगी। अब इसलिए जल को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। अब प्राणी में 65% तक की मात्रा जल की ही होती है। पौधे में भी चले आइए तो लगभग 66% मात्रा तक जल की होती है। तो जल तो इतना महत्वपूर्ण है जो प्राणी और पौधा भी जल अपने शरीर के अंदर इसका अंश पाया जाता है। अब आइए, बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं जो कई उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे विशाल बांध बना करके जल को संरक्षित किया जाता है, उसी से बिजली भी उत्पादन किया जाता है, सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन के लिए। इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू इस विशाल बांध परियोजना को कहे थे कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है। किन्होंने कहा था? ये प्रश्न बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहे थे? तो बहुउद्देशीय परियोजना को तो आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, टेप करा दिया हूं, ये पूछेगा, आएगा, तय मानना। अब देखो, लेकिन इसमें बहुउद्देशीय परियोजना ऐसा नहीं है, इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। इसके बहुत सारे आलोचक भी हैं जिन्होंने ये बतलाया कि नहीं, बहुउद्देशीय परियोजना का नुकसान भी होता है। एक नुकसान ये बतलाया गया कि बहुउद्देशीय परियोजना से चूंकि मिट्टी का निष्कासन होता है, इसलिए ये मिट्टी का संतुलन बिगाड़ देता है और भूकंप का भी कारण बनता है। बहुउद्देशीय परियोजना से यह कहा गया जब मिट्टी नीचे जम जाती है और जिसके कारण बाढ़, ये रोकेगा क्या? इससे बाढ़ कहीं ज्यादा आने लगता है। तो ये विशाल बांध परियोजना का ये बतलाया गया। फिर इसमें बहुत सारे लोगों का विस्थापन करना पड़ता है। जैसे आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन का सुने होगा। सरदार सरोवर बांध पर जब बांध परियोजना बन रही थी तो बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया, जिसके कारण काफी आंदोलन हुआ। एक बात बतलाई, एक लोग को अपने जमीन, अपने घर के प्रति एक मोह, उसके प्रति एक आसक्ति हो जाती है। यदि आपको ही मान लीजिए आपको कहे आप अपने घर को उठा करके 500 किलोमीटर दूर ले जाओ और मैं तुमको इसके लिए मुआवजा दूंगा, या तुम अपने खेत को छोड़कर जाओ, क्या आप जाने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से सबको प्रेम होता है, अपने खेती से, अपने घर से सबको प्रेम होता है। अब उसको विस्थापित करने का समस्या होता था। फिर इसमें विस्थापन में भी भ्रष्टाचार हुई, गरीब किसान को पैसे नहीं मिले और धनाढ़ किसान वो अपना भ्रष्टाचार करके और वो अपना ज्यादा पैसा बना लिए। इसके कारण भी नर्मदा बचाओ आंदोलन में
काफी विवाद हुआ था, इसलिए ये बहुउद्देशीय परियोजना एक विवाद का भी विषय बना हुआ है। और ये इसलिए कुछ लोग इसके आलोचक भी हैं। अब आते हैं जल संकट के बारे में कि यदि अनुचित हम लोग दोहन करेंगे तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे जिनका नाम था फाल्कनबार्ग, उसके अनुसार कहा गया, उनके अनुसार कि प्रति व्यक्ति को यदि प्रतिदिन 1000 घन मीटर से जल की आवश्यकता होती, इससे कम मिलेगी तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम जल का अनुचित दोहन करेंगे तो जल संकट बढ़ता ही चला जाएगा। अब देखिए, तो अब जल संकट क्यों आवेगा? तो जल संकट आने का कारण है कि यदि आप सिंचाई में जल का बेतरह का प्रयोग करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं, बेवजह बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, तो भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरते चले जाएगा। तीव्र गति से औद्योगिकरण के कारण इंडस्ट्री स्थापित होती है, उसको भी जल चाहिए। नगरीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सबको तो मान लीजिए मृदु जल चाहिए। अब आप देखिएगा कि शहर में चले आइए तो हर 4 घर के बाद देखिएगा वो जल साफ करने वाला फैक्ट्री बना लिया है और पानी बेचने का काम शुरू कर दिया है। इससे भी जल का वाटर लेवल घटता जाता है। बिहार में तो स्थिति ऐसे चले आती है, जब अप्रैल में ही आपको चापाकल सूखने लगता है, पानी देना बंद कर देता है। ये जल संकट का आरंभिक संकेत है। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का 22% भाग, कितना प्रतिशत भाग? सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, जल्दी जवाब देना, खींच के मारूंगा, 10 मारूंगा, गिनूंगा, एक बिल्कुल जवाब दे सही। 22%, कितना? 22% ये जल विद्युत से प्राप्त होता है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, आश्चर्य, कानपुर में 180 चमड़े के जो कारखाने हैं, उसमें वहां पर उसका कारखाना का कचरा कबाड़ा सब जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे गंगा जी दूषित भी हो गई थी, जल काफी दूषित हो जाता है। प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल, मान लीजिए मलमूत्र उसमें विसर्जित कर दिया जाता है, सड़ा गला चमड़ा विसर्जित कर दिया जाता है। तो इससे जल की गुणवत्ता भी खराब होती है। इसलिए जल की सिर्फ आपका उपलब्धता ही कम नहीं होता, बल्कि जल की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित होती है। और एक कारण है कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, फिर रसायन का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, खेत में कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा करते हैं, उर्वरक का प्रयोग ज्यादा करते हैं, वो भी तो गल करके और फिर वर्षा के साथ नीचे चला जाता है। इसके कारण जल दूषित हो जाता है और जल में आर्सेनिक की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है। आप देखिएगा दूषित जल लंबे समय से पीने से कैंसर तक का भी खतरा आ रहा है, लिवर कैंसर हो जाता है, कई तरह के इसमें पेट के अंदर के कैंसर ये होने लगे हैं। तो हमको जल की संरक्षण की भी आवश्यकता है और जल की गुणवत्ता को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। इसी के लिए 1987 में, कब? 1987, कब? याद रखना, 1987 में राष्ट्रीय जल नीति ये बनाई गई थी। कब राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी? तो 1987 में। अरे सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है कब बनाई गई थी? 1987 में, बिल्कुल सही। फिर इसको संशोधित किया गया, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में इसमें कुछ संशोधित करके फिर लाया गया। कब संशोधित रूप लाया गया? 2002 में राष्ट्रीय जल नीति। इसमें 3 बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया। एक, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, दूसरा जल को प्रदूषित होने से बचाना, और तीसरा ये था कि प्रदूषित जल को फिर पुनर्चक्रण करना, रिसाइकिल करना। जैसे कि मान लीजिए जल है, ये मान लीजिए कि ये वाष्पित होकर के बादल बनता है, फिर बारिश होती है, बारिश से होकर के ये पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी से संरक्षित होकर के फिर भूगर्भीय जल बनता है। इन सबको हम अच्छा ढंग से मैनेज करें ताकि हमको जल का संरक्षण भी हो और हमको प्रदूषण से भी इसको बचावे। इसके लिए हम लोग अलग अलग करें, जैसे भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति हम लोग करें। भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति क्या होती है कि जैसे मान लीजिए भूमि पर हमको जल है, तो किस ढंग से इसको हम भूमि के अंदर इसको पहुंचावे, इसके लिए हम सही ढंग से कोशिश करें। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि भूमि के ऊपर ही ये नष्ट हो जाए।
दूसरा जल वाटर शेड मैनेजमेंट, जैसे कि हम छत पर हम क्या करें, एक विशाल सा टंकी बना ले और वहां पर जैसे बारिश होती है तो उसके पानी को संरक्षित करके और फिर पाइप के माध्यम से उसको हम भूमि के नीचे पहुंचा दें। तीसरा है तकनीकी विकास, जैसे मान लीजिए सिंचाई में बहुत सारा पानी ऊपर ऊपर ही समाप्त हो जाता है, इसके लिए हम ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करें। फिर हम चलते हैं लिफ्ट सिंचाई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इन सब से काफी फायदा होता है। फिर शहरीकरण या भवन निर्माण या रेल मार्ग निर्माण, इन सब में जो नष्ट होता है, इन सब में जो जल की बर्बादगी होती है, इसको हम लोग रोके। अब आइए जल संग्रहण और हम लोग पुनः चक्रण कैसे करें। तो आप 22% जल याद रखिएगा, भूमिगत जल का 22% जल संचय वर्षा के जल से होता है। कितना प्रतिशत जल याद रखना, 22% जल वर्षा के जल से होता है। और पहाड़ी क्षेत्र में आप चलेगा तो दो शब्द आप सुन लीजिए, इसका नाम सुन लीजिए, पहली बार आप हो सकता है सुने होंगे, एक है गुल और दूसरा है कुल। गुल और कुल, ये जैसे मान लीजिए कि ऊपर से पहाड़ से नदी आती है, उतरती है, वो पतली पतली एक वाहिका के रूप में उतरती है, तो ये इसको हम खेत से गुजार देंगे, पहाड़ी खेत से, तो उससे क्या हो जाएगा, खेत सिंचित भी हो जाएगा और फिर वो पानी नीचे की ओर भी आवेगा, तो उसमें ज्यादा भाग उससे सिंचित होगा। अब राजस्थान में चले आइए तो वहां पर आपको वर्षा जल संरक्षित के लिए घर के छत पर टंकी ही बना लेते हैं। फिर आप पश्चिम बंगाल चले आइए तो वहां पर क्या करते हैं, जब बाढ़ जिस क्षेत्र से गुजरता है उसको अलग अलग वाहिका के रूप में उसको विकसित कर लेते हैं और फिर वहां पर जल को संरक्षित कर देते हैं। और चले आइए, जब आप ऐसे क्षेत्र में चले जाइएगा जहां पर शुष्क क्षेत्र है, सूखा हुआ क्षेत्र है या अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहां चले जाइएगा तो राजस्थान में क्षेत्र है जहां पर छोटा छोटा गड्ढा बना लिया जाता है और वहां पर जल को संरक्षित कर लिया जाता है। इसको खादीन और जोहर नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, खादीन और जोहर। ये कहां पर इस तरह की बनाई जाती है, तो राजस्थान में बनाई जाती है। फिर राजस्थान के बाड़मेर जिला में चले आइएगा तो वहां पर शुष्क क्षेत्र में क्या किया जाता है कि भूमिगत टैंक बना लिया जाता है भूमि के अंदर। आमतौर पर आंगन में नीचे में भूमिगत टंकी बना लिया जाता है, जिसको हम लोग टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका। कहां पर बनाया जाता है, तो ये राजस्थान राज्य में। और किस जिला में, तो बाड़मेर जिला में इसको। और वहां पर पानी को हम लोग पाइप के द्वारा नीचे संग्रहित कर लेते हैं। इससे हम लोग इसका उपयोग भी आवश्यकता के समय राजस्थान के लोग करते हैं। इसमें देखिए एक एनजीओ का नाम जान लीजिए। एनजीओ यदि नहीं जानते तो इसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये गैर सरकारी संगठन होता है जिसमें एक तरुण भारत संघ, ये कौन सा है, सरकारी संगठन नहीं है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तरुण भारत संघ। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह आप पश्चिम राजस्थान में चले आइए तो इंदिरा गांधी नहर, ये 12 मासी पेयजल की व्यवस्था करने के लिए एक परियोजना बनाई गई। कहां पर, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर कहां है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में। कर्नाटक के मैसूर में चले आइएगा तो गंठाथुर गांव में छत पर जल संग्रह की व्यवस्था की गई है। इसके बाद आइए बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना। तो बिहार में 3 तरह की बहुउद्देशीय परियोजना का प्राय नाम देखने को मिलता है, प्राय नाम सुनने को मिलता है। एक सोन बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना और तीसरा है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, इसकी शुरुआत की गई थी कब, 1874 में। कब, जरा याद रखना, 1874 में। सुनील जी कांटी बिहारी पूछ रहा, जल्दी जवाब दे, मारूंगा 10 खेजा और गिनूंगा 1। हाँ, 1874 बिल्कुल सही जवाब दिया। याद रखना, ये आपके आएगा, आपके 10वीं की परीक्षा में आएगा। ये 1874 में इसका निर्माण हुआ था। फिर इसमें 130 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। कितनी कुल लंबाई है, 130 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। एक जरा जल्दी बोल, कितनी है सोन नहर परियोजना की लंबाई, 130 किलोमीटर। बिल्कुल। इससे आप चले आइएगा तो पटना, गया और औरंगाबाद क्षेत्र में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसकी 2 शाखा है, पूर्वी शाखा से भी लगभग 3 लाख हेक्टेयर और पश्चिम शाखा से भी सिंचित होती है। इस वजह से क्या हुआ कि इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में खूब अच्छा उत्पादन होने लगा, सिंचाई का व्यवस्था होने लगा, चावल का उत्पादन बढ़ गया। इसलिए इसको बिहार का चावल का कटोरा भी कहते हैं। सोन नदी परियोजना के कारण यह निर्मित हुआ। डेहरी में 6.6 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होने लगा। उसी के बगल में डालमिया नगर एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में विकसित हो गया। तो कौन औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में विकसित हुआ, तो इसको डालमिया नगर और
किसको हम लोग बिहार का चावल का कटोरा भी कहते हैं, तो वो आपको सोन नहर के कारण जिस सिंचित क्षेत्र में धान का उत्पादन बढ़ गया, उसी को चावल का कटोरा का क्षेत्र भी कहते हैं, बिहार का चावल का कटोरा का क्षेत्र। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यहीं विदा ले रहा हूं और बहुत जल्दी मैं आपको अगले लेक्चर सीरीज में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।